हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है हाईवे क्लासेस पर। तो चलिए आज हम लोग अपना जो प्रॉफिट लॉस डिस्कस कर रहे हैं उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आज जो हम लोग टाइप डिस्कस करेंगे वो मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है लाभ हानि का, और ये पार्ट नंबर 6 है। अभी सभी पार्ट देखने हैं आपको, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से देख सकते हो। उस पर लिखा होगा यूपी टेट एस टेस्ट एंड फुल कोर्स, है ना, तो उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है। तो बाकी हम आपको आई बटन में और आपको जहां पर आ रहा होगा यूपी टेट मैथ्स बाय तो सर, तो उस पर भी क्लिक करके नीला नीला सा, तो वहां से भी आप देख सकते हो। क्योंकि सभी सीरियल से देखने चाहिए। अगर आप पार्ट 6 देख रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है पार्ट 6 में सिर्फ 6 का कॉन्सेप्ट लगेगा। पीछे का लाभ हानि कैसे ली जाती है ये तभी पता चल पाएगा जब आप देखेंगे। तो आज का जो विशेष टाइप है वो कुछ ऐसे है, जैसे 5 रुपए में 3 दर से खरीदे हैं और उन्हें 12 रुपए में 5 की दर से बेच दिया जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ हानि होता है। ये जो मैंने स्क्रीन पर सवाल लिखा है ये तो अपने आप में एक विशेष सवाल है, ठीक है जी। लेकिन इसका जो सिंपल सवाल पूछा जाता है वो कुछ इस प्रकार से है कि इसका लाभ हानि परसेंट क्या है। यानी कि कोई चीज हमने 5 रुपए में 3 की दर से ली और 12 रुपए में 5 की दर से बेच दिया, बताओ लाभ हानि का परसेंटेज क्या है। ये मतलब है सवाल, और ये थोड़ा एडवांस का सवाल है। तो इन दोनों सवालों को हम एक ही तर्क पर बताएंगे, ठीक है। इससे पहले हम 48 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, आज क्वेश्चन नंबर 49 से डिस्कस होगा, ठीक है जी। चलो, मेन बात है कि इस टाइप के सवाल को पहचानो कैसे। आपको कुछ ऐसा दिया जाएगा कि 5 रुपए में 8 की दर से नींबू खरीदे, ठीक है, और उसे 3 रुपए 5 दर से बेच दिए, तो बताओ लाभ हानि का परसेंटेज क्या है। तो इस टाइप के सवालों के लिए हम आपको एक तरीका बताते हैं, जो ऐसे टाइप के जो बड़े बड़े सवाल हैं उनको भी इसी तरीके से लगाना है। अच्छा, कई बार बच्चे ऐसे करके एक तरीका बताते हैं, 5 रुपए में 8 और 3 रुपए में 4, कहते हैं इधर की गुणा और नीचे नीचे अंतर कर लो बटे में। इससे ये क्लियर नहीं हो पाता है भाई। देखो, इससे ये क्लियर नहीं हो पाता, जो आगे चल के आप फंस जाओगे, ठीक है। तो हर सवाल पर हम लोग टाइप नहीं सीखेंगे, जितना कोशिश करेंगे उतना कम हमें याद करना पड़े, है ना। मैथ में सीखने की चीज है। तो देखो, जो तरीका हम बताएं वो आप ध्यान रखना, क्योंकि उससे अच्छा अच्छा सवाल लगेगा और इस तरीके से बिल्कुल एक्यूरेट होगा। कई बार लोग लाभ हानि तो निकाल लेते हैं लेकिन ये नहीं कह पाते हैं कि लाभ हुआ है या नहीं। अब जैसे उनका आंसर कई बार 20% आ जाएगा, जैसे उनका 20% आ गया। अब ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार से हैं, 20% हानि और दूसरे ऑप्शन में है 20% लाभ। अब यहां पर बच्चा फंस जाएगा। अगर आप कोई ट्रिक आपने सीखी है पहले की, अगर मुझे पता है सभी ने सीखी होगी, तो इसमें बच्चा फंस जाएगा। 20% तो निकाल लेगा लेकिन वो लाभ हानि में कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर जिस पे तुक्का बैठ गया, नहीं तो फिर गलत हो गया, समझ लो। वो चीज ना हो, आप देखते ही कह पाए कि लाभ हुआ है हानि। इस मेथड को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं भाई, ठीक है। तो करना कैसे है, सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखनी है वस्तु, ठीक है जी। पहले लिखनी है वस्तु और फिर लिखना है रुपया, ये चीज ध्यान रखना। और इधर लिखेंगे सीपी और यहाँ पर एसपी, मतलब इसके सामने जो भी वस्तु होगी वो खरीदी गई होगी। जैसे इसको कैसे लिखेंगे, तो देखो, अब 5 रुपए में 8 की दर से नींबू खरीदे गए, 5 रुपए में 8 की दर से, तो 5 रुपए यहां कर दो और 8 यहां कर दो। चूंकि 5 रुपए में 8 की दर से वस्तु खरीदी है, मतलब नींबू एक वस्तु ही तो है। अच्छा, जब बेच खरीदी है तो मतलब ये देखो सीपी के सामने हो गया। उसे 3 रुपए में 4 की दर से, देखो यहां पर रुपए नहीं होगा, 3 रुपए में 4, तो यहां ये काट दो, ये कोई वर्ड नहीं है। 3 रुपए में 4 की दर से बेच दिया जाता है, तो 3 रुपए में 4 की दर से बेचोगे तो 3 रुपया यहां लिखोगे और 4 यहां लिखोगे। 3 रुपए में 4 से बेच दिया जाता है, तो कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होता है। तो चलिए, कहानी अब होती है स्टार्ट। तो मतलब समझ लो, पहले ये फॉर्मेट समझ लो। मैं पहले क्वेश्चन में टाइम लेता हूं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, फिर सारे क्वेश्चन आप उड़ाते लगे ले जाओगे। तो पहले वस्तु यहाँ लिखनी है, फिर रुपए लिखने हैं। हमेशा याद रख लो, ऐसा गड़बड़ मत कर लेना, पहले रुपए लिख लो फिर वस्तु लिख लो, ठीक है। अगर मान लो गड़बड़ हो भी जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सिस्टम है उससे आप चलो। तो ध्यान रखना है, पहले वस्तु लिखनी फिर रुपए, और ये सीपी लिखना है और एसपी। इसमें हम बड़े बड़े सवाल भी करेंगे, भी थोड़ा रुके रहना। अच्छा, एक चीज कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखो, देखो ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है। तो देखो, आपको हमेशा क्या करना है, वस्तु बराबर करनी है, वस्तु बराबर करनी है, वस्तु बराबर करनी है। इसका रीजन ये है, जैसे हम कहें एक बंदा 4 समोसे लाया 20 रुपए के, एक बंदा 3 समोसे लाया 15 रुपए के। तो अभी आपको ये दिक्कत है, अगर हम पूछें कि बताओ कौन सा समोसा सस्ता है या किसको फायदा हुआ, तो किसके समोसे सस्ते हैं, तो आप तो कहोगे यार सच्ची बड़ी प्रॉब्लम लग रही है, मतलब कैसे डिसाइड हो, तो ये कैसे क्लियर हो कौन सा समोसा कितने का पड़ा जाके।
तो अब अगर ऐसे सवाल ये होता कि एक बंदा 4 समोसे लाया 20 रुपए के, एक बंदा 4 समोसे लाया 15 रुपए के, तो आप तो तुरंत बता देते कि अरे ये वाला बंदा जो है घाटे में रहा, ये वाला बंदा फायदे में रहा। जाहिर सी बात है, तुरंत इसका मतलब वस्तु बराबर हो जाए। अगर कहीं से वस्तु बराबर हो जाए तो काम चल जाता है। और इस सवाल में मेन पर्पज है वस्तु को बराबर करना। वस्तु कैसे बराबर होती है ये आराम से आप कर लोगे, इसमें तो हमें लोगों को महारत पहले भी हासिल होगा। अब जैसे कोई चीज यहाँ 8 है, यहाँ 4 है। अब देखो जब कभी बराबर वस्तु करे ना हो ना, जैसे यहाँ 3 और 5 बराबर ना करे हों, तो आप 5 से ऊपर गुणा कर लो, 3 से नीचे कर लो। जब आप 5 से ऊपर करोगे तो हो जाएगा 15, और 3 से नीचे करोगे तो हो जाएगा 15। देखो वस्तु बराबर हो गए। तो ये वस्तु बराबर भी सीखना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 7 और यहाँ पर लिखा हुआ है 21। अब वस्तु बराबर करनी है तो आप थोड़ा मोटा सा दिमाग मत लगाओ, थोड़ा महीन भी लगा लो कि अगर 21 से ऊपर गुणा करोगे और 7 से नीचे करोगे बस तो बराबर हो जाएंगे। लेकिन भाई बंधु टाइम बहुत लगेगा। इसके अच्छा था ये कि आप 3 से सिर्फ ऊपर गुणा करते हैं तो 7 तियां 21, नीचे भी 21, इसका मतलब वस्तु बराबर हो गई। तो ये बात है, थोड़ा सा हमें स्मार्टनेस भी दिखानी है। ठीक, तो चलो हम देख रहे हैं ऊपर 8 है नीचे 4 है, तो सिर्फ अगर हम 2 से नीचे गुणा करते हैं तो हमारा काम चल जाएगा। अगर 2 से गुणा इधर की है तो 2 से इधर भी गुणा करनी पड़ेगी। अब जैसे 4 समोसे आप 20 रुपए के लाए हो, हम पूछे 8 कितने के लाए हो, तो आपको होगा 40। भाई 4 दूना 8 और 20 दूना 40। ऐसे ही सेम मतलब है, आपको दोनों तरफ गुणा करनी है। ये नहीं कि मतलब एक तरफ गुणा कर ली। तो 4 से यहाँ, यहाँ से यहाँ, बस। अब आप देखो यहाँ पर देखो, जब आप गुणा कर लोगे तो यहाँ कितना रुपया हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब देखो 8 नींबू आपने कितने के खरीदे थे, 5 रुपए के। यहाँ ढंग से देखो, ये वस्तु है 8 और ये भी 8 वस्तु ही है। तो 8 वस्तु जो आपने 8 जो नींबू है वो कितने रुपए खरीदे, 5 रुपए के। 8 जो नींबू है आपने कितने में बेचे, 6 रुपए। अब बताओ 5 रुपए की चीज 6 रुपए में बेच रहे हो, बताओ लाभ हुआ कि हानि। अब ये आप पक्का कह दोगे कि सर जी लाभ हुआ, 5 रुपए की चीज हम 6 में बेच रहे हैं तो लाभ तो हुआ है। हम पूछे कितने का, आप कहोगे 1 रुपए का। हमने कहा कितने पर, और ये बात वो लोग कहेंगे सीपी पर। वो लोग कहेंगे जो पीछे से लेक्चर देखते चले आ रहे हैं, हमेशा लाभ सीपी पर होता है। यानी क्रय मूल्य जितने में खरीद के लाते तो 5 रुपए में खरीद के लाते तो 5 बटे में, और गुणे में लगाएंगे 100। 5 से काट दो, यहाँ राइट आ जाएगा 20%। यानी कि आपको स्पष्ट रूप से दिख गया कि 20% का लाभ हुआ। अब आपको बताओ समझ आया क्वेश्चन की नहीं आया। चलिए इसी तर्क पर आगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, एक सब्जी विक्रेता ने 3 रुपए की 8 की दर से नींबू खरीदे और 3 रुपए में 5 दर से बेच दिए। उसका कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो इसमें तो इन्होंने लाभ बोल ही दिया है, तो फिर भी हम लोगों को लिखना है पहले वस्तु और फिर लिखना है रुपए। तो 3 रुपए में 8 की दर से, मतलब 8 यहाँ लिखे जाएंगे और 3 यहाँ लिखे जाएंगे। इधर से खरीदे हैं मतलब ये सीपी है, और फिर बेचेंगे भी, भाई खरीदिए तो बेचें भी। 3 रुपए में 5 की दर से बेच दिए, मतलब 3 रुपए में यहाँ 3 रुपए लिखने हैं और यहाँ पर लिखने हैं 5 की दर से बेच दिए। तो बताओ उसका लाभ का प्रतिशत क्या है। तो वस्तु बराबर करनी है। यहाँ पर एक ही चारा है कि 5 से गुणा ऊपर करो और 8 से नीचे करो। भाई देखो 8 पंचे 40, 5 अठे 40, वस्तु बराबर हो गई। अगर आपने यहाँ 5 से करी है तो 5 से यहाँ भी गुणा करनी पड़ेगी और ये हो जाएगा 5 से 15। अगर आपने 8 से यहाँ करी है तो आपको 8 यहाँ से भी गुणा करनी पड़ेगी और ये हो जाएगा 8 तियां 24। अब अगर हम पूछें कि बताओ 8 पंचे 40, ये 40 होता है और ये भी 5 अठे 40, वस्तु बराबर हो गई। तो अगर हम पूछें कि बताओ 40 वस्तुएं आपने कितने की खरीदी, तो आप कहेंगे सर 15 रुपए की। और अगर हम पूछें कि 40 वस्तुएं कितने में बेची, तो आप कहेंगे सर 24 रुपए की। तो आपको तो स्पष्ट रूप से दिख ही गया होगा कि सर जी लाभ हो रहा है। हम पूछे कितने का लाभ हो रहा है, तो आप कैसे निकालोगे, 24 में से आप 15 घटा दोगे। तो आप 15 घटा लो 24 में से, तो यहाँ 14 में से 5 जाएगा 9 आ जाएगा, 9 और 15 24 होते, तो मतलब 9 रुपए का लाभ हुआ। और बटे में क्या लिख लोगे, हमेशा और हमेशा नीचे क्रय मूल्य लिखा जाता है और गुणे में होते 100। मतलब जितने में हम खरीद के लाते हैं वो करीब जो है क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, और क्रय मूल्य हमेशा बटे में रखा जाता है जो सीपी होता है। 3 से काट दो, 3 तिया 9 और 3 5 15, और 5 से इसको अगर 100 को काटोगे तो यहाँ 20 आ जाएगा, और ये 20 तिया हो जाएगा 60%। ये हमारा आंसर है। यानी कितने परसेंट का लाभ हुआ, 60% का लाभ हुआ। क्लियर है। चलो अगला सवाल देखते हैं। एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है। यहाँ पर रुपए नहीं होगा। एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है और उन्हें 3 रुपए में 5 की दर से, यहाँ पे रुपए नहीं होगा, 3 रुपए में 5 की दर से बेचता है। उसका प्रतिशत लाभ बताइए। तो वही चीज हमको करनी है। पहले हम लोगों को क्या लिखनी है, वस्तु। पहले तो हम लोग लिख लेंगे वस्तु, ठीक, और फिर लिख लेंगे रुपए। इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है। तो एक फल विक्रेता 1 रुपए में, तो 1 रुपया यहाँ लिखो, और 2 नींबू खरीदता है वो यहाँ लिखो। खरीदता है तो मतलब ये सीपी हो गया।
उन्हें 3 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। तो 3 रुपए यहाँ लिखना है और 5 यहाँ लिखना है, और ये सेलिंग प्राइस करता है मतलब बेच देता है। अब वस्तु बराबर कर लो। तो जब, अच्छा एक तरीका बता देते हैं अगर आपको बराबर करने में प्रॉब्लम हो रही हो। जो वस्तु आपस में ना कटे, जैसे आपस में ना कटे, जैसे यहाँ पर 2 और 5 आपस में ना कट रहे, तो अगर आपको इनको बराबर भी करना है तो 2 5 जैसे आपस में नहीं करना, तो सिंपल तरीका है 5 से ऊपर गुणा कर लो, 2 से नीचे कर लो। तो ऊपर हो जाएगा 5 दूनी 10 और नीचे हो जाएगा 5 दूनी 10, वस्तु बराबर हो जाएंगी। जब वस्तु आपस में ना कटे तो उसके लिए ये तरीका है, ठीक है। नहीं तो फिर आप थोड़ा सा दिमाग यूज कर लोगे हो तो ठीक है। तो देखो यहाँ 5 से गुणा कर लेंगे और यहाँ पर भी 5 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5। यहाँ आपको 2 से गुणा करनी है और यहाँ पर भी 2 से गुणा करनी है, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। अब देखो यहाँ वस्तु बराबर हुई कि नहीं हुई, 2 पंचे 10 और 5 दूनी 10, ये वस्तु तो बराबर हो गई। अब बताओ 10 वस्तुएं आपने कितने में खरीदी, सर जी 5 रुपए में खरीदी, है ना, 5 रुपए में। और 10 वस्तुएं आपने कितने में बेची, सर जी 6 रुपए में बेची। अब 5 रुपए की चीज 6 रुपए में बेचोगे तो बताओ लाभ हुआ कि हानि। तो ये तो आपको दिख ही गया होगा, ये सर जी लाभ हुआ। कितने का, 1 रुपए का हुआ। कितने पर, 5 पर। गुणे में क्या लगा दोगे, 100, और 5 से अगर हम काट दें तो ये 20% का लाभ हमको स्पष्ट रूप से दिख गया। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि लाभ हानि का परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बिल्कुल सीख जाएंगे आप थोड़ा सा। जो है यहाँ पर आप सभी लोगों को, अगर अभी तक हाईवे क्लासेस यूट्यूब चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन के साथ साथ में। और सभी से थोड़ा सा मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा सहयोग करो। यूट्यूब ने है नोटिफिकेशन जो है सेंड करना बंद कर दिया है मेरे जो चैनल का। तो आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि सभी लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक बार ये चैनल रिदम में आ जाए तो उसके बाद में ये चीज़ें आपको कंटिन्यू चलती रहेंगी, ठीक है। इससे मेरा भी उत्साह बढ़े रहेगा। ओके, मेरा आपसे निवेदन रहेगा, ये आप इतना काम करेंगे जैसे मैं ये कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा काम करेंगे, ठीक है। एक विक्रेता 3 रुपए में 5 की दर से नींबू खरीदता है और 5 रुपए में 8 की दर से बेच देता है। 18 रुपए का लाभ होता है। बताइए कितने नींबू खरीद कर बेचे जाते हैं। अब ये टाइप थोड़ा सा चेंज हो चुका है, तो चलिए इस टाइप को हम लोग कैसे करना है, बिल्कुल वैसे ही करना है जहां तक करते थे। तो देखो पहले लिखनी है वस्तु और फिर लिखना है रुपया। तो एक विक्रेता 3 रुपए में 5 की दर से नींबू खरीदता है, मतलब 3 रुपए यहाँ लिखना है और 5 यहाँ लिखना है, और खरीदता है मतलब ये सीपी है। और 5 रुपए में 8 की दर से बेचता है, तो 5 रुपए में मतलब ये 5 यहाँ लिखना है और 8 की दर से बेचता है मतलब 8 यहाँ लिखना है, और ये आपको एसपी हो जाएगा, ठीक। इसके आगे कैसे करना है, वस्तु बराबर करनी है, सेम प्रोसेस है। आपको वस्तु बराबर करनी पड़ेंगी और ना 5 और 8 आपस में नहीं कटते, इसलिए आप 8 से गुणा ऊपर कर लो और 8 से फिर यहाँ भी कर लो, 5 से यहाँ कर लो और 5 से फिर यहाँ भी कर लो, मतलब 8 से ऊपर हुई 5 से नीचे हुई। तो देखो ये 5 8 40 हो गया और ये 8 पंचे 40 हो गया, वस्तु बराबर हो गई। अब तो यहाँ कितना लिखेंगे, 8 3 24 और यहाँ लिखेंगे 5 25, ठीक है जी। अब समझ लो 40 वस्तुएं आपने खरीदी कितने की, 24 रुपए की। 40 वस्तुएं आपने बेची कितने की, 25 रुपए की, ठीक है। अगर लाभ हानि का परसेंटेज निकालना होता तो यही हम कहते हैं कि 1 रुपए का लाभ हुआ, 24 पर गुणे में लगा दो 100। लेकिन अब यहाँ से थोड़ा सतर्क हो। अब आपसे कह रहा है उसने 18 रुपए का लाभ हुआ, बताइए उसने कितने नींबू खरीद कर बेचे। अच्छा ये बताओ 24 रुपए की चीज 25 रुपए में बेच रहे हो तो 1 रुपए का लाभ हो रहा है, 1 रुपए का लाभ हुआ। लेकिन कब, जब आपने 40, 5 8 40 और 8 5 40 दोनों जगह 40 समान होगा, 40 वस्तुएं खरीदी। तो वही पूछ रहा है तो उसने कितने नींबू खरीद कर बेचे हैं, तो 40 नींबू उसने खरीदे और 40 ही बेचे, तो उसको 1 रुपए का लाभ हुआ। 40 वस्तु खरीद कर बेच दी, खरीद कर बेची, ठीक है। 1 रुपए का लाभ जब हुआ तब उसने 40 रुपए वस्तु को खरीदी और लाभ करना है हमको 18 रुपए को। तो 1 को 18 कैसे बनाओगे भैया, 18 से गुणा कर देंगे तो 18 रुपए आ जाएगा यहाँ पर। और अगर आपने इधर 18 से गुणा की है तो इधर भी 18 से गुणा कर लो, तो 18 चक्कू हो जाएंगे 72, मतलब 720। यही हमारा राइट आंसर है। कितना मस्त तरीके से, और 720 नींबू खरीद कर बेचे, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है भाई। तो बताओ अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। सभी लोग बताओ, कमेंट देखो सभी क्या करो, और सभी मेरे दोस्त लाइक किया करो यार। लाइक करने में क्या जाता है, आपको लाइक करना है ना तो लाइक करो यार। देखो डेली वीडियो देखो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लाइक जरूर करो भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक व्यक्ति ने कुछ अंडे 5 रुपए में 3 की तरह से खरीदे, तो बिल्कुल वैसे लिखना है हमको। तो वस्तु लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे रुपए। तो 5 रुपए में 3 की तरह से, मतलब 5 यहाँ लिखना है और 3 यहाँ रुपए खरीदे हैं, मतलब ये सीपी है, ठीक। और उन्हें 12 रुपए में 5 की दर से बेच दिए। 12 रुपए में मतलब यहाँ 12 लिखना है और यहाँ लिखना है 5 की दर से बेच दिए।
और उसे 143 रुपए का लाभ हुआ, तो उसने कितने अंडे खरीद कर बेचे, यानी कि तो उसने खरीदे अंडों की संख्या कितनी थी, मतलब उसने कितने अंडे खरीदे थे। तो सबसे पहले हम वस्तु बराबर करेंगे, मेन कॉन्सेप्ट यही है। और 3 और 5 आपस में कटता नहीं है, इसलिए आप 5 से ऊपर गुणा कर दो, 3 से यहाँ कर लो। अगर यहाँ 5 से हुई है तो यहाँ पर भी 5 से गुणा होगी, अगर यहाँ 3 से हुई है तो यहाँ पर भी 3 से गुणा हुई है, और ये हो जाएगा 5 25 और ये हो जाएगा 12 तियाँ 36। अब आपने देखो 5 तियाँ 15 और 5 तियाँ 15। अब आपको 143 रुपए का लाभ लेना है, वो अलग की बात है। पहले आप ये बताओ 25 रुपए की चीज 36 में बेची है, कितने का लाभ हुआ? तो आपको दिख रहा है सर 11 रुपए का लाभ हुआ है, जब हमने 15 वस्तु खरीद कर बेच दी। 15 वस्तु बेच दी, 11 रुपए का लाभ हुआ है। लेकिन हमको लाभ कितने का लेना है? हमको लाभ लेना है 143 का। अब 11 को 143 कैसे बनाओगे? मतलब 11 में कितने से गुणा करें कि 143 आ जाए, कैसे पता करोगे? तो कैसे भी पता कर लो, जैसे आप पता कर पाओ वैसे पता कर लो। वैसे 11 में यक्स से गुणा करो तो 143 आ जाएगा। अब 11 से इसको काट दो, 11 एक कम 11, 11 3 33, मतलब x बराबर 13, मतलब 13 से गुणा कर लो, ऐसे पता कर लो। तो आप जब इसमें 13 से गुणा करके देख लो, भाई 13 एक कम 13 के 3 हासिल लग गया, एक 13 एक कम 13 और एक हासिल 14, 143 आ गया, 143 रुपए हो गए। अगर आपने यहाँ 13 से गुणा की है तो भाई मेरे दोस्त यहाँ भी 13 से गुणा करो, 13 5 65 के 5 और 13 एक कम 13 और 6, 13 6 होते 19, मतलब 195 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस केस में हमको बोलना पड़ेगा कि 195 अंडे उसने खरीदे होंगे, ये हमारा राइट आंसर है। तो यहाँ पर भी अगर किसी को कोई समस्या ना हुई हो तो जरूर आप ध्यान रखें। अब आगे बेहतरीन सवाल है, आप इसको थोड़ा सा सही से पढ़ेंगे, बिल्कुल लगेगा बिल्कुल वैसे ही। देखिए, तो यहाँ पर एक आदमी 40 रुपए में 3 तरह से कुछ संतरे खरीदना है और उतनी ही मात्रा में कुछ संतरे 60 रुपए में 5 दर से खरीदता है। अब देखो यहाँ पर 2 बार इसने खरीदा, एक यहाँ खरीदा और यहाँ एक खरीदता है, ठीक है। यदि वह सभी संतरे 5 रुपए में 3 दर से बेच देता है तो उसे प्राप्त होने वाला लाभ अथवा हानि निकटतम पूर्णांक में ज्ञात करिए। तो ये थोड़ा सा खतरनाक सवाल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों जगह यहाँ पर खरीद रहा है। जब कभी भी दोनों जगह खरीद रहे हो तो भी हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है कि आपको सीपी कितनी बार दिया गया है। तो सीपी 2 बार दिया गया है, तो यहाँ पर देखें पहले तो हमको लिखना है वस्तु और फिर लिखना है रुपए। एक चीज देखो, उतनी ही मात्रा, ये देखो ये बहुत जरूरी है, उतनी ही मात्रा बोल रहा है जितना आपने पहले खरीदा हो। तो देखो एक आदमी ने 40 रुपए में 3 तरह से जो है संतरे खरीदे, मतलब 40 रुपए दिए और 3 संतरे खरीदे, मतलब ये सीपी है। और आगे बढ़ा, उतनी ही मात्रा में कुछ संतरे 60 रुपए में 5 की दर से खरीदे, मतलब 60 रुपए में ये 5 संतरे खरीदे, लेकिन उतने ही। अब ये आप देख कर बताओ, क्या यहाँ 3 यहाँ 5 उतने ही हैं? नहीं है, उतने बराबर नहीं है। तो आप बराबर करना जानते हो ना, तो पहले तो यहाँ बराबर कर लो, उसके बाद में आगे लाइन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ बराबर करो, तो 5 से ऊपर गुणा और 3 से नीचे। अगर 5 से यहाँ हुई है तो 5 से यहाँ भी होगी, और अगर 3 से यहाँ हुई है तो 3 से यहाँ भी होगी। अब देखो 5 तियाँ 15 और 5 तियाँ 15, यानी कि ये 15 संतरे इसने कितने खरीदे? 4 पंचे 20, 200 के। और ये 15 संतरे कितने करे? 6 तियाँ 1800 के, मतलब 180 के, ठीक है। अब इसके बाद में आपको एक फाइनल लाइन खींचनी है, उसके बाद में फिर सीपी आपको टोटल लिखना है। अब देखो यहाँ पर 5 या 15 संतरे, ये 15 संतरे, ये टोटल 30 संतरा आपने खरीदा, कितने रुपए में? 200 और 180, 380 रुपए में। बस आपको ऐसे लिखना है। और बेचा कितने? यदि वह सभी संतरे 50 रुपए में 3 इधर से बेचता है, मतलब 50 रुपए में 3 बेचता है, ठीक है। अब ये यहाँ पर सेलिंग प्राइस आया, 50 इधर से 3 बेचता है, तो उसको होने वाला लाभ हानि परसेंट बताओ। अच्छा एक चीज बताओ, जितने संतरे खरीदोगे उतने तो बेचोगे, तो जाहिर सी बात। अब देखो यहाँ पर भी वस्तु बराबर करनी पड़ेगी। अगर यहाँ 30 रुपए हैं, यहाँ 30 नहीं है, तो सिंपल सा फंडा यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि सर आप 10 से गुणा यहाँ कर लो। अगर 10 से यहाँ हुई है तो भाई मेरे 10 से यहाँ भी होगी। तो यहाँ हमारे 380 रुपए खर्च हुए हैं और यहाँ हमारे 500 रुपए खर्च हुए हैं। तो हमको बताना है लाभ हानि का परसेंटेज। तो लाभ हानि परसेंटेज आप आसानी से निकाल सकते हो। तो आप ये पता करो कि लाभ हुआ कितने का है। तो 380 रुपए जहां हमारे खर्च हुए थे टोटल मिलाकर, और वहां हमें 500 मिले हैं, तो 380 में से अगर 500 जाएगा तो कितने का लाभ हुआ है? पहले तो ये क्लियर हो गया कि लाभ हुआ है। तो जैसे लाभ अथवा हानि पूछा गया था तो ये क्लियर हो गया कि हमको हुआ है लाभ, ठीक है। कितने का हुआ है? तो 500 आप घटा दीजिए, 580 में से यहाँ पर घटा देते हैं। 500 में से जब आप कितने घटाओगे? 380, तो आप 0 में से 0 जाएंगे, 0 बचेगा, और 10 में से 8 जाएगा, बचेगा 2, और यहाँ पर बचेगा 4, 4 में से 1 जाएगा, 120 बचा, और बटे में लिखेंगे 380 और गुणे में लगा देंगे
100। ठीक है, अब 0 से ये 0 कट जाएगा। अब हमारे पास बचा है, ये 2 से काटो तो 2 छंग 12, और 2 से इसको काटो, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 नियम 18, मतलब ऊपर बचा है हमारा 600 और नीचे बचा है आपका 19। 600/19, ये देखो निकटतम पूर्णांक में पूछा गया है, तो आप भाग करो तो 19 दूना 38, 19 तिया 57, मतलब 3 बार गया, बचा 30। हो गए कितने? हो गए 30। अब 19 दूना 38 नहीं जा रहा भाग, तो अब आप एक बार ले जाओ, क्योंकि 19 दूना 38 होता है, तो 19 से कम 19 लगाया दशमलव। अब बचे कितने? अब आपने जब 30 बचे थे, 30 में भाग किया था, आप भाग तो कर ही लेंगे, सिंपल था। वही चीज हम आपको बता रहे हैं कि जब आप 19 से भाग करोगे तो 19 या 57 बचे, 30 हो गए 30, फिर 19 दूना जा ही नहीं था, तो एक बार जाएगा, तो 19 से कम 19। अब 30 में से जब 19 जाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा? 11, लगाया दशमलव, हो गया 0। अब हो गया 110। ठीक है, अब 110 में भाग करो, 19 पंचे 95, 19 छक्का 114 होता है, 19 पंचे 95, मतलब 5 बार जा रहा है, तो 21.5% जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर ऑप्शन में 31% लगभग में है तो 31 राइट आंसर है, 32 है ऑप्शन में, 32 राइट आंसर है। तो यहाँ पर कोई ऐसी विशेष बात नहीं है जो आप यहाँ पर परेशान हो। ठीक है, अब जैसे देखो, अगर ऑप्शन होते कुछ ऐसे एक इस प्रकार से, जैसे मान लो 40 होता, ठीक है, 32 होता, 37 होता, 28 होता, तो इस केस में 31.5 के नजदीक में कौन है? 32 है, तो फिर हमारा राइट आंसर 32 हो जाता है। ठीक है जी, ये वाली बात है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल और बेहतरीन है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से, एक व्यक्ति कुछ कंचे, एक बात यहाँ पर और हम बता दें कि ये जो सवाल है ये स्पेशल सवाल है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं आते हैं तो 1 से 2 बार देखो, फिर भी नहीं आते तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो पहले वो जो सवाल करवाए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो अति इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कभी कभार एग्जाम में आएंगे कभी कभार, लेकिन अगर हमको पढ़ना है, अच्छे से नंबर लेना है पूरे पूरे, तो ये पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, चलो। एक व्यक्ति कुछ कंचे 1 रुपए में 20 के भाव से तथा उतने ही कंचे 1 रुपए में 30 के भाव से खरीदता है। चलो यहाँ पर भी 2 बार खरीदी गई है, तो पहले तो हम लोग लिखेंगे वस्तु और फिर लिखेंगे रुपए। 1 रुपए में 20, मतलब 1 रुपए में यहाँ 20, और उतने ही कंचे 1 रुपए में 30 के भाव से, मतलब 1 रुपए में 30 के भाव से खरीदे, मतलब दोनों बार खरीदे हैं उतने ही कंचे। अब पहले तो उतने ही करो। अब देखो यहाँ है 20, यहाँ है 30, अगर आपने ये कर दिया कि 20 से गुणा ऊपर और 30 से इधर, तो आपको बहुत बड़े बड़े डिजिट हो जाएंगे। हमें वस्तु समान करनी है, तो आप थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे, तो 3 से गुणा यहाँ कर लो और 2 से यहाँ कर लो। अगर आपने 3 से यहाँ की है तो यहाँ भी करनी पड़ेगी, 2 से यहाँ की है 2 से यहाँ भी करनी पड़ेगी। तो देखो वस्तुएं बराबर होनी चाहिए। अब देखना वस्तु कैसे बराबर होगी, तो 20 तिया 60 होता है और 30 दूनी 60 होता है, वस्तु बराबर हो गई। मतलब 60 कंचे यहाँ खरीदे और 60 कंचे यहाँ खरीदे, टोटल हमने कंचे खरीदे हैं 120। कितने रुपए में? 3 रुपया यहाँ गया, 2 रुपया यहाँ गया, मतलब टोटल हमारा जो रुपया गया है वो 5 रुपया खरीदा है। हम ये बोल सकते हैं कि हमने 5 रुपए में 120 कंचे खरीदे हैं। अगर आपको इसको और शॉर्ट करना है तो आप ये भी तो बोल सकते हो, 5 कंचे 5 रुपए में आपने 120 खरीदे, तो हम 5 एकम 5, और यहाँ 5 दूनी 10, 5 चौको 20, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि 1 रुपए में 24 कंचे खरीदे हैं। मतलब सवाल को आसान करने के लिए आप काट सकते हैं यहाँ पर, अगर कोई वैल्यू कट रही है फाइनल में रखकर। ठीक है, जैसे अब देखो आगे पढ़ रहे हैं, तथा उन्हें 1 रुपए में 25 के भाव से बेच देता है, मतलब 1 रुपए में 25 के भाव से बेच देता है। अगर आपने वो सवाल काट दिया है तो आसान हो जाएगा, नहीं काट पाए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे यहाँ पर वस्तु बराबर करनी पड़ेगी, जैसे यहाँ 120 है, यहाँ 25, अब इन दोनों को आपको बराबर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने सरल कर लिया है तो आपके पास सरल वाला एक उपाय रहेगा कि भाई हमने इसको सरल कर लिया है, ये चीज हमने ऊपर हटा दी, हमने इसको लिख लिया 1 रुपए में 24 खरीदे, मतलब ये हमारा अभी सीपी है, मतलब 5 रुपए में 120 हमने खरीदे थे, मतलब टोटल, और हमने इसको काट दिया तो हमने कहा कि 1 रुपए में 25 खरीदे हैं। अच्छा, यहाँ जब बेच रहा है तो वो 1 रुपए में अच्छा सॉरी 24 है यहाँ पर, यहाँ 24 है। और जब वो सेलिंग करने लगा तो वो कहने लगा कि 1 रुपए में हमने 24 सेल जो है क्या 1 रुपए में 25 के भाव से बेच दिया, तो मतलब वहां 25 के भाव से बेच रहा है। तो 24 25 को बराबर करना है, जो आपस में कटते नहीं है, तो सीधे आप गुणा कर दो सीधे। तो आप क्या करोगे, 25 से गुणा ऊपर कर दो यहाँ पर 25 से,
और 24 से यहाँ कर दो, बस तो ये बराबर हो जाएंगी। और आपको बताना क्या है, उसका लाभ हानि परसेंटेज बताना है। अब गुणा ये नहीं करानी है आपको, गुणा से कोई लेना देना नहीं। आप 25 से गुणा यहाँ कराओ, चूंकि 25 से हमने यहाँ कराई तो 25 से यहाँ कराएंगे, तो ये हो जाएगा 25 एकम 25। आपने 24 से गुणा यहाँ की है तो आप 24 से गुणा यहाँ करो, तो ये हो जाएगा 24 एकम 24। अब आपको लाभ हानि परसेंटेज बताना है, तो इस गुणा से मतलब नहीं है कितना आएगा, वो पक्का बराबर ही आएगा, क्योंकि 24-25 गुणा ऊपर है, नीचे भी 24-25 का है। बस लाभ हानि का परसेंटेज चेक करो। अब 25 रुपए की चीज 24 में बेची जा रही है तो हानि हुई है पक्का, ये तो पता चल गया। और हमसे पूछा भी जा रहा है उसका लाभ अथवा हानि, मतलब लाभ तो हुआ ही नहीं है, हानि बतानी है। पता करो कितने की हानि हो गई। 25 रुपए की चीज 24 में गई, कितने की हानि हुई, 1 रुपए की हानि। कितने पर, 25 पर। गुणे में क्या लगाओगे, 100, तो 25 से काट दो, 25 चक्कू 100, मतलब 4% की हमको हानि हुई है। ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो ये कोई सवाल बड़ा नहीं है, हमने आपको समझाने में यहाँ पर 1-2 लाइन एक्स्ट्रा लिखी है। अगर एक्स्ट्रा नहीं भी लिखी हो तो आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो यहाँ पर, और इतनी भी कैलकुलेशन नहीं है जो आप ना कर पाओ। जैसे यहाँ पर है, जैसे 24-25 की गुणा करनी ही नहीं हमको। हाँ, अगर ओरिजिनल वैल्यू बतानी हो कि कितने संतरे हमने खरीदे थे तो फिर करते, तो फिर अलग ही बात थी, तो फिर अगला सवाल उसी हिसाब से बनता है ना। तो उम्मीद है हम आपको ये वाला टाइप समझा पाए होंगे और सभी को समझ में आया होगा। और सभी लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं, और YouTube पर ऑल नोटिफिकेशन पर आप चेक कर लें कि क्लिक है कि नहीं है। PDF के लिए आप टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन हो जाएं। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी सभी कोर्सेस भी आपके डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप उन पर जाइए और एक एक को चेक करिए। ओके, धन्यवाद।